Hi everybody, welcome back to the channel. This is your super educator शिप्रा मिश्रा and आज हम करने वाले हैं लॉ स्प्रिंग चैप्टर का पार्ट 2। लॉ स्प्रिंग जो कि अनीश सर ने लिखा है, जहां पर वो डिस्कस करती है किस तरीके से गरीबी के हाथों और एक्सप्लॉइटेशन के हाथों बहुत सारे बच्चे अपना बचपन खो देते हैं। वहां पर हमने दो स्टोरीज देखनी थी। सबसे पहला हमने साहिब की स्टोरी ऑलरेडी देख ली थी, समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज, और आज हम मुकेश की स्टोरी देखने वाले हैं, आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। तो चलिए फिर इसी बात पर शुरू करते हैं। ओके, एनसीईआरटी खोल लीजिए, अगर एनसीईआरटी नहीं है तो बोर्ड पे ध्यान देंगे। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। देखिए, पिछली स्टोरी एक ऐसे नोट पे खत्म हुई थी जहां पर हमें यह बताया जा रहा था कि साहिब किस तरीके से अब अपना मास्टर खुद नहीं रहा है, और ये वाली स्टोरी की शुरुआत ही कहां से हो रही है कि मुकेश जो है वो अपना खुद का मास्टर बनना चाहता है। दैट मीन्स ही वांट्स टू टेक हिज ओन डिसीजन। वो अपने खुद के डिसीजंस लेना चाहता है, उसके ऊपर कोई भी अपनी डिसीजन थोप नहीं सकता। और ऐसे में उसने एक डिसीजन लिया है और वो अनाउंस करता है, आई विल बी अ मोटर मैकेनिक। मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा। तो वो ऐलान कर देता है कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा। तो राइटर जो है यहाँ पर मुकेश से मिलती है और जानती है कि वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, और उससे सवाल पूछती है, डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स? अरे तू मोटर मैकेनिक बनेगा, पर तेरे को कार्स के बारे में कुछ पता भी है कि नहीं है? आई आस्क। अभी यहाँ पर ये जो आई है, ये आई हमारी नरेटर अनीस जंग ही है। सो आपकी ऑथर और नरेटर इस चैप्टर के अंदर एक ही है, अनीस जंग। हाउएवर प्रोटैगनिस्ट हमारे मुकेश हैं। अब मुकेश यहाँ पे फुल ऑन डिटर्मिनेशन के साथ में जवाब देता है, आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार। मैं कार चलाना सीख लूंगा। He answers looking straight into my eyes. उन्होंने मेरी आंखों में आंखें डालकर ये बात कही। जब आप किसी की आंखों में देखकर कोई बात कहते हो, दैट मीन्स आप उसके लिए फुल्ली डिटर्मिन्ड हो, आप वो करने ही वाले हो। ठीक है, फुल ऑन डिटर्मिनेशन के साथ में आपने वो बात कही है। अब जैसे ही वो ये बात कहता है तो अनीस जंग को ये बात एक ड्रीम के जैसी लगती है। वो इसको कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा एक सपने की तरह देखती हैं, और वो कहती हैं, his dream looms like a mirage amidst the dust of streets that fill his town Firozabad, famous for its bangles. बोला इसका ये जो सपना है, लूम्स यानी कि सीम्स, ठीक है, सीम्स दिखना। बोला ये सपना ऐसा लगता है जैसे कि मिराज हो। मिराज समझते हो? वो कॉन्सेप्ट, ओएसिस वाला कॉन्सेप्ट, कि आपको बहुत ज्यादा प्यास लग रही है, आप रेगिस्तान में हो तो आपको दूर पे पानी दिखने लगता है, बट वो एक्चुअली पानी होता नहीं है, इल्यूजन। केवल एक पानी का इल्यूजन होता है, आपको दिखता है पानी वहां पर है पर होता नहीं है। वैसे ही शायद ये सपना उसे लगता है वो पूरा कर लेगा, पर वो कर पाएगा नहीं। तो ऐसा लगता है जैसे कि ये एक मिराज है, एमिट्स यानी कि बीचों बीच, द डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स, उस धूल के बीच का केवल एक मिराज है जो धूल घेरे हुए है उसके टाउन फिरोजाबाद को, जो कि बैंगल्स के लिए, अपनी चूड़ियों के लिए फेमस है। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज एंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स। हर दूसरी फैमिली जो है फिरोजाबाद की, वो बैंगल्स ही बनाती है। हर दूसरी फैमिली फिरोजाबाद की बैंगल्स बनाती है। दैट मीन्स यहाँ पर मैक्सिमम लोगों का एक ही प्रोफेशन है, एक ही बिजनेस है, और वो है बैंगल मेकिंग। इट इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। फिरोजाबाद देश की ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री का सेंटर है, यानी कि फिरोजाबाद के अंदर ग्लास से बनी हुई चीजें बनाई जाती हैं, ग्लास को शेप दिया जाता है। तो ये जितनी चीजें आप देखते हो आपके घर के अंदर आती है कांच की बनी हुई, ये कहीं ना कहीं फिरोजाबाद से ही आ रही है। Where families have spent generation working around furnaces, जहां पर न जाने कितने परिवारों ने जेनरेशन, अपनी पीढ़ियां दर पीढ़ियां बिता दी है वर्किंग अराउंड फर्नेसेस, भट्टियों के पास में काम कर करके, वेल्डिंग ग्लासेस, ग्लासेस को जोड़ जोड़ के, वेल्डिंग यानी के लिए यानी जोड़ना, मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल द वीमेन इन द लैंड। इट सीम्स यहाँ पर ये सारे के सारे लोग मिलकर चूड़ियां बनाते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि देश भर की सारी औरतों की चूड़ियां यही सारे लोग मिलकर बना रहे होते हैं। मुकेश फैमिली इज अमंग देम, और मुकेश की फैमिली इन्हीं में से एक है।
None of them know that it is illegal for children like him to work in the glass furnaces with high temperatures in dingy cells without air and light. That the law, if enforced, could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces where they slog their daylight hours, often losing the brightness of their eyes. तो यहाँ पर मुकेश की फैमिली भी उनमें से एक है। उनमें से कोई भी नहीं जानता कि ये बच्चों के लिए ऐसे इंडस्ट्री के अंदर काम करना इलीगल है। दैट मीन्स लॉ ने प्रोहिबिट किया हुआ है, मना किया हुआ है ये करने के लिए, कि ऐसे बच्चे, मुकेश के जैसे बच्चे जो काम करते हैं ग्लास फर्नेसेस, ये जो कांच के लिए, कांच बनाने के लिए, शेप देने के लिए जो भट्टियां होती हैं, उनमें वो काम करते हैं, जहां पर बहुत ही हाई टेम्परेचर होता है, बहुत ज्यादा गर्मी होती है। ये ऐसे सेल्स में काम करते हैं जो सेल्स काफी कंजस्टेड है, ऐसे सेल्स में काम करते हैं। सेल्स माने कि ऐसे रूम्स हो सकते हैं, ऐसी जगहों पे काम कर सकते हैं जो बहुत ही कंजस्टेड है, ऐसी जगह पे काम करते हैं जहां कोई वेंटिलेशन नहीं है, ना हवा पहुंचती है, ना लाइट पहुंचती है। अब मुकेश और मुकेश के जैसे 20,000 बच्चे ऐसे कंडीशंस में काम करते हैं, तो अगर लॉ एनफोर्स कर दिया गया, एनफोर्स यानी कि लागू कर दिया गया, इनके ऊपर अभी शुरू कर दिया गया, तो इससे वो और उसके जैसे वो 20,000 बच्चे यहां से छूट सकते हैं, आजाद हो सकते हैं। वो बच्चे आजाद हो सकते हैं इन हॉट फर्नेसेस से, इन गर्म भट्टियों से, जहां पर दे स्लॉग, स्लॉग का मतलब होता है हार्डवर्क करना, मेहनत करना, देयर डे लाइट आवर्स, अपना पूरा का पूरा दिन मेहनत कर करके वहीं पर बिता देते हैं। कि बच्चे फिर कब तो स्कूल जाएंगे, कब तो खेलेंगे, कब तो कूदेंगे, कब तो चीजें सीखेंगे, कब होगा ये सब कुछ अगर वो पूरा दिन सिर्फ मेहनत करते रहेंगे इन गर्म भट्टियों के अंदर। और ये मेहनत कर कर भी उन्हें कोई करोड़ों रुपए नहीं मिल रहे हैं जो कि यहाँ पर वो सब कुछ दाव पे लगा कर ये कर रहे हैं। ये मेहनत कर कर उन्हें मिल रही है तो एक इलनेस। हमारा देश हमारे अपने देश वाले लोगों के लिए ही हैंडीकैप क्रिएट कर रहा है। देखिए यहाँ पर ये लोग इतना काम करते हैं, इस छोटी उम्र में इतना काम करते हैं कि जब तक वो एडल्ट्स बनते हैं तब तक तो वो अपनी आईसाइट यानी कि वो अपनी आंखों की रोशनी ही खो देते हैं। ये हम क्या कर रहे हैं, ये हम कैसे देश को बना रहे हैं जिस देश के अंदर बच्चे, जो कि हमारा यूथ है, जो कि हमारा फ्यूचर है, उनसे हम काम करवा कर उनसे उनकी आंखें ही छीने जा रहे हैं। ये हम कैसे देश का निर्माण कर रहे हैं जो किसी और के ऊपर डिपेंडेंट रहने वाला है, क्योंकि इस तरीके से वो काम नहीं कर पाएंगे। कभी कभी आपके पास चॉइस नहीं होती है, पर यहाँ है, यहाँ है। हाँ, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो स्पेशल कंडीशंस के अंदर पैदा होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके पास ये चॉइस नहीं होती है, पर यहाँ तो है, यहाँ तो हम इन बच्चों को बचा सकते हैं, तो फिर हम ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? ये एक सबसे बड़ा सवाल जो है ये चैप्टर उठाता है। Mukesh's eyes beam as he volunteers to take me home. मुकेश की आंखें चमक उठती है जब वो मुझे कहता है कि चलो मैं आपको अपने घर लेकर चलता हूं। वॉलंटियर्स का मतलब पहल करना भी हो सकता है। Which he proudly says is being rebuilt. वो बताता है कि मेरा जो घर है वो घर अभी नया बन रहा है। बड़े गर्व के साथ वो ये चीज बताता है। We walk down stinking lanes, और उसके घर जाने के लिए हम लोग बदबूदार गलियों से गुजरते हैं। ये गलियों के अंदर जो नालियां हैं उसमें गार्बेज फंसा हुआ है, चोक्ड विद गार्बेज, कचरा फंसा हुआ है, क्योंकि उस कचरे को किसी ने नहीं निकाला है, उसमें से अब बदबू आने लगी है। Past homes that remain hovels. हम ऐसे घरों से गुजरते हैं जो घर झोपड़पट्टी से कम नहीं है, एकदम झोपड़पट्टी लग रहे हैं। विथ क्रम्बलिंग वॉल्स, ऐसी दीवारों को हम देखते हैं जो दीवार शायद आज नहीं तो कल गिर जाएंगी। ऐसी दीवारों से हम गुजरते हैं जो दीवारें आज नहीं तो कल बस गिरने वाली हैं। वुबली डोर्स, हम ऐसे घरों में से गुजरते हैं, ऐसे घरों को देखते हुए गुजरते हैं जिनके दरवाजे तो काम तक नहीं करते हैं, जिनके दरवाजे तो शायद लगते तक नहीं है, बंद भी नहीं होते हैं। वो एकदम ऐसे डरावने घर के दरवाजे नहीं होते हैं जो बंद नहीं हो रहे हैं और आवाज करते हैं एकदम खतरनाक वाली। नो विंडोज, कोई वहां पर विंडो नहीं है, एक भी वहां पर कोई खिड़की विड़की नहीं है। और ऐसे सिचुएशन के अंदर क्राउडेड विथ फैमिलीज ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स,
न जाने कितनी फैमिलीज रहती हैं एनिमल्स के साथ में। मतलब एक छोटे से घर के अंदर जहां पर दीवारें आधी अधूरी बनी हुई हैं, कल गिर जाएंगी तो गिर जाएंगी, पता ही नहीं है, ठीक है, दरवाजे नहीं लगते हैं, खिड़कियां नहीं है, उसी घर के अंदर न जाने कितने परिवार रहते हैं, कितने एनिमल्स रहते हैं, कोएग्जिस्टिंग इन अ प्रिमिबल स्टेट। कोएग्जिस्टिंग यानी कि साथ में रहना। प्रिमिबल का मतलब होता है प्राइमरी, प्राचीन कह सकते हैं, जिसको मॉडर्नाइजेशन ने, अर्बनाइजेशन ने टच नहीं किया हो। He stops at the door of one such house, और ऐसे ही घरों में से किसी एक घर के सामने जाकर हम लोग रुक जाते हैं। किसी एक घर के सामने जाकर हम लोग रुक जाते हैं। बैंग्स अ वूबली डोर, और वो वहां का आयरन डोर, एक लोहे का बना हुआ दरवाजे को वो बैंग करता है, धक्का मारता है विथ हिज फुट, तो लात मारता है उस दरवाजे पे, एंड पुशेस इट ओपन, लात मार के उसे खोल देता है। तो हम ऐसे ही किसी घर के सामने रुकते हैं और रुककर वो लात मारकर उसका दरवाजा खोल देता है। शायद मुकेश एकदम सही है, क्योंकि वहां पर दरवाजे ऐसे ही खुलते होंगे। We enter a half-built shack in one of the parts of it, thatched with dead grass. हम लोग ऐसे में कहाँ पहुंच जाते हैं? हम ऐसे हॉवल के अंदर, ऐसे झोपड़पट्टी के अंदर पहुंच जाते हैं जो कि आधा बना हुआ है। हाफ बिल्ट यानी कि आधा बना हुआ, शैक इज झोपड़पट्टी। और उसके एक हिस्से के अंदर हम क्या देखते हैं? इज अ फायरवुड स्टोव ओवर विच सिट्स अ लार्ज वेसल ऑफ सिजलिंग स्पिनच लीव्स। हमें पता चलता है एक हिस्से के अंदर एक क्या बनाया हुआ है? चूल्हा बनाया हुआ है। उस चूल्हे के अंदर कुछ सूखी घास ठूसी हुई है और उसके ऊपर एक बड़ा सा पतीला रखा हुआ है जहां पर सिजल यानी कि पकने की आवाज आ रही है पालक की सब्जी की पकने की आवाज यहां पर आ रही है। On the ground, in large aluminum platters are more chopped vegetables. और हम देखते हैं कि नीचे जमीन पर यहाँ पर एक एल्युमिनियम प्लेटर, एल्युमिनियम का बड़ा सा थाल रखा हुआ है जिसपे और बारीक कटी हुई सब्जियां रखी हुई हैं। दैट मीन्स इसी आधे अधूरे बने हुए घर के एक कोने में किचन है, एक चूल्हा रखा हुआ है और वहीं पे सारा का सारा कुकिंग होता है। और ये कुकिंग करता कौन है? अ फ्रेल यंग वुमन, एक दुबली पतली सी जवान औरत वहां पर बैठी हुई है, is cooking the evening meal for the whole family. और शाम का खाना पूरे घर के लिए वो बना रही है। फ्रेल का मतलब क्या होता है? दुबला पतला, वीक कह सकते हैं। Through eyes filled with smoke, she smiles. चूल्हे की वजह से उसकी आंखों के अंदर वो धुआं चला गया है, जिसकी वजह से शायद उसे आंसू निकल रहे हैं, और उन आंसुओं के साथ में वो हंसती है, वो स्माइल करती है अनीस जंग को देखकर। She is the wife of Mukesh's elder brother. वो कौन है आपको पता है? वो मुकेश की भाभी है। Not much older in years, she has begun to command respect as the bahu, the daughter-in-law of the house, already in charge of 3 men, her husband Mukesh and their father. और वो कोई इनसे ज्यादा बड़ी नहीं है, हाँ by the way, इतनी कुछ ज्यादा बड़ी नहीं है उम्र के अंदर। इतनी छोटी सी उम्र के अंदर ही उसकी शादी हो गई है और इतनी छोटी सी उम्र के अंदर उसे बहू का दर्जा दे दिया गया है। दैट मीन्स डॉटर इन लॉ का दर्जा दे दिया गया है घर का। इतनी छोटी सी उम्र में उसके ऊपर घर की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी गई है। वो यहाँ पर पूरे घर के लोगों के लिए ऑलरेडी इंचार्ज बन चुकी है, वो सबका ख्याल ऑलरेडी रखने लग गई है। When the older man enters, she gently withdraws behind the broken wall and brings her veil closer to her face. जैसे ही बड़े बुजुर्ग एंटर करते हैं, वो जेंटली, बड़े आराम से withdraws behind, छुप जाती है टूटी फूटी वॉल के पीछे, दीवार के पीछे, and brings her veil closer to her face, और अपने फेस के पास अपना घूंघट खींच लेती है। वेल का मतलब होता है घूंघट, पर्दा। As custom demands, daughters-in-law must veil their faces before male elders.
यहाँ पर एक ऐसा कस्टम है, एक ऐसा रिवाज है कि घर की बहुएं घर के बड़े मर्दों के सामने घूंघट करेंगी, अपना फेस छुपा लेंगी। इन दिस केस, और इस केस के अंदर द एल्डर इज एन इम्पोवरिश्ड बैंगल मेकर। यहाँ पर इस केस में जो एक बुजुर्ग है वो बुजुर्ग और कोई नहीं, एक इम्पोवरिश्ड यानी कि गरीब बैंगल मेकर है। ये गरीब बैंगल मेकर है, एक ऐसा बैंगल मेकर है जिसने न जाने कितने साल, डिस्पाइट लॉन्ग इयर्स ऑफ हार्ड लेबर, न जाने कितने साल कड़ी मेहनत करी है। फर्स्ट एज अ टेलर, पहले एक दर्जी के जैसे, देन एज अ बैंगल मेकर, फिर एक चूड़ियां बनाने वाले के जैसे। तो पहले न जाने उसने कितनी मेहनत करी है एक दर्जी के जैसे, और उसके बाद में उसने चूड़ियां बनाई है। और उसके बावजूद भी ही हैज फेल्ड टू रेनोवेट अ हाउस। वो अपने घर को रेनोवेट भी नहीं करवा पा रहा है, अच्छे से रीबिल्ड भी नहीं करवा पा रहा है, फिर से तैयार भी नहीं करवा पा रहा है। मतलब इतनी मेहनत करने के बावजूद वो इतना पैसा नहीं कमा पाया है कि वो अपने घर को पूरी तरीके से तैयार करवा पाए। इसके बावजूद भी सेल हिज 2 sons टू स्कूल, वो अपने दोनों बच्चों को स्कूल तक नहीं भेज पाया। वो अपने दोनों बच्चों को अभी तक स्कूल भी नहीं भेज पाया। इतना काम करने के बावजूद क्या वो इतना पैसा भी नहीं कमा पाया कि एक डिसेंट सा घर वो बना पाए सबके रहने के लिए, या फिर अपने बच्चों को स्कूल वो भेज पाए? क्या वो इतना भी नहीं कर पाया? क्या शायद उसे इतना मेहनत करने के बाद उतना कभी पैसा मिला ही नहीं, या उतना पैसा कभी बचा ही नहीं? All he has managed to do is teach them what he knows। अगर वो कुछ कर पाया है तो वो ये है कि बच्चों को वो सिखा पाया है जो वो जानता है, the art of making bangles, बैंगल्स बनाने की कला। It is his karam, his destiny, says Mukesh's grandmother, who has watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of the bangles। जब आपके साथ में इस तरीके से एक्सप्लॉइटेशन होता है, आपके बच्चों को, आपके लोगों को इस तरीके से दबाया जाता है, ऐसे सिचुएशंस में काम कराया जाता है जिस सिचुएशन से वो बीमार हो सकते हैं, तो आप उसके लिए आवाज उठाते हो, आप उस एक्सप्लॉइटेशन के खिलाफ आवाज उठाते हो, अपने लोगों के लिए आवाज उठाते हो। पर क्या हो अगर अंधविश्वास की पट्टी आपकी आंखों पर बांध दी जाए? क्या हो कि आपके बिलीफ सिस्टम को कास्टिसिज्म से ढक दिया जाए? तो आप आवाज ही नहीं उठाओगे और ये एक्सप्लॉइटेशन आपके मर्जी से ही चलता जाएगा। ऐसा ही कुछ हो रहा है फिरोजाबाद के अंदर। इतना सब देखने के बाद भी मुकेश की ग्रैंड मदर कहती है अपने बच्चे के लिए, अपने बेटे के लिए, कि ये इसका कर्म है, ये इसका भाग्य है। मुकेश की दादी, जिन्होंने अपने खुद के हस्बैंड को अपनी आंखों के सामने उनकी आंखें गवाते हुए देखा है, अंधा होते हुए देखा है, और उन्हें पता है कि ये ही सेम हश्र उनके खुद के बेटे का होगा, उनके पोतों का होगा, उसके बावजूद भी वो इसे जस्टिफाई करती है उनका कर्म और उनकी डेस्टिनी बताकर। वो कहती है कि ये तो इनका कर्म है, ये तो इनकी डेस्टिनी है। आगे वो कहती है, कैन अ गॉड गिवन लीनिएज एवर बी ब्रोकन, शी इम्प्लाइज। अरे भगवान की दी हुई विरासत कभी तोड़ी जा सकती है भला? लीनिएज का मतलब होता है ऐसी चीज जो आपके जनरेशन दर जनरेशन चलती आ रही हो। कोई एक चीज जो जनरेशन दर जनरेशन चलती आ रही है उसे हम लीनिएज कहते हैं। तो भगवान की दी हुई लीनिएज तोड़ी जा सकती है भला? ऐसा वो इसलिए मानती है क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि वो बैंगल मेकर्स की कास्ट में पैदा हुई हैं, वो बैंगल मेकर्स की जात में पैदा हुई हैं, और इसीलिए वो और कोई काम नहीं कर सकती हैं सिवाय बैंगल मेकिंग के। वो सिर्फ और सिर्फ बैंगल मेकिंग कर सकती है, इसके सिवाय वो कुछ नहीं कर सकती है। सो बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स, दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स। इसी वजह से शायद उन्होंने अपनी दुनिया के अंदर कुछ नहीं देखा है बैंगल्स के सिवा। उन्हें अगर दिखा है तो सिर्फ और सिर्फ बैंगल्स, उन्होंने बैंगल्स के सिवा कुछ नहीं देखा है। In the house, in the yard, in every other house, in every other yard, in every street in Firozabad।
अपने घर में, अपने यार्ड में, हर दूसरे घर में, हर दूसरे यार्ड में, हर गली में फिरोजाबाद की उन्होंने देखा है तो सिर्फ और सिर्फ बैंगल्स को। स्पाइरल्स ऑफ बैंगल्स, ऐसे होता है ना, स्पाइरल्स, इस तरीके से बोला उन्होंने देखे हैं, तो स्पाइरल्स ऑफ बैंगल्स देखे हैं हर कलर के, सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर born out of 7 colors of the rainbow। इंद्रधनुष के 7 कलर से निकलने वाले हर कलर की चूड़ियां उनके आसपास है। ये चूड़ियां lie in mounds in unkempt yards। ये चूड़ियां जो है ये ढेरों के अंदर पड़ी रहती है, एकदम में से ढेरों के अंदर पड़ी रहती है, ऐसे यार्ड्स में जिनका कोई ख्याल भी नहीं रखता, ऐसी खुली जगह पे जहां पर कोई इनका ध्यान भी नहीं रखता। And are piled on 4-wheeled hand carts। और इनका ढेर लगाया हुआ है एक एक हैंड कार्ट पे, एक ठेले के ऊपर, और इस ठेले के ऊपर इनका ढेर लगा दिया जाता है। जब फिर उसके बाद में घर के नौजवान, घर के जो यूथ है, घर का जो यूथ है, घर के जो जवान लोग हैं, वो क्या करते हैं, pushed by young men along the narrow lanes of the shanty town। फिर क्या, फिर ये जो ठेला है, इस ठेले को लेकर घर के जो जवान लड़के हैं, जवान लोग हैं, वो इस ठेले को लेकर इस शॉन्टी टाउन में, यानी कि एक ऐसा टाउन जहां पर आपको छोटे छोटे घर देखने को मिलेंगे, झोपड़पट्टी देखने को मिलेंगे, इस झोपड़पट्टी वाले एरिया के अंदर, पतली पतली गलियों के अंदर इस ठेले को लेकर चूड़ियां बेचने निकल पड़ते हैं। एंड इन डार्क हटमेंट्स, आगे अभी ये सारी चीजें ऑब्जर्व करके अनीस जंग बताती है कि इन डार्क हटमेंट्स में, हटमेंट्स यानी अगेन झोपड़पट्टी, नेक्स्ट टू लाइंस ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प, ये ऐसे ही झोपड़पट्टी में आग की, मतलब ये जो लो होती है, ये जो लो है, फ्लिकरिंग फ्लेम है, जो ऐसे कह सकते हैं ना, भभकती हुई लो है जो बार बार झपक रही है, उसके बीच में कुछ छोटे बच्चे बैठ जाते हैं अपने माँ बाप के साथ में। Sit boys and girls with their fathers and mothers, welding pieces of colored glass into circles of bangles। और जोड़ते हैं रंगीन ग्लास के टुकड़ों को रंगीन चूड़ियां बनाने के लिए। Their eyes are more adjusted to the dark than to the light outside। उनकी आंखें इस अंधेरे को ज्यादा पहचानती है बजाय उस रोशनी के जो शायद उन्होंने कभी देखी ही नहीं है। That is why they often end up losing their eyesight before they become adults। और इसी वजह से एडल्ट्स बनने से पहले ही वो अपनी आंखें खो देते हैं। ऐसे ही किसी बच्ची को मुकेश के घर से वापस जाते हुए अनीस जंग मिलती है, जिसका नाम है सविता। सविता, अ यंग गर्ल, एक छोटी बच्ची, इन अ ड्रैप पिंक ड्रेस सिट्स अलोंगसाइड एन एल्डरली वुमन। उसने एक पुरानी गुलाबी कलर की ड्रेस पहनी हुई है और वो बैठ जाती है एक एल्डरली वुमन, एक बूढ़ी औरत के पास में। सोल्डरिंग पीसेस ऑफ ग्लास, वो क्या करती है, वो जोड़ती है, सोल्डरिंग यानी कि जोड़ना, वो जोड़ती है ग्लास के पीसेस को साथ में, ग्लास के पीसेस को साथ में जोड़ती है। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टोंग्स ऑफ अ मशीन। और जब वो ग्लास को जोड़ रही होती है, बैंगल्स बना रही होती है, तो उसके हाथ इस तरीके से चल रहे होते हैं जैसे कि किसी मशीन के टोंग्स हों। एक मशीन की तरह वो यहाँ पर बैंगल्स बना रही होती हैं। वो बैंगल्स तो बना रही है, पर अनीस जंग यहाँ पर एक सवाल पूछती है कि जिन बैंगल्स को वो बना रही है, वो जानती भी है क्या कि ये बैंगल्स का महत्व क्या है? क्या वो ये समझती भी है कि ये बैंगल्स क्यों इतने इंपॉर्टेंट है, या इनकी पवित्रता क्या है? I wonder if she knows the sanctity of the bangles she helps make। मैं सोचती हूँ कि क्या उसे ये पता भी है कि जिन बैंगल्स को वो बनाने में मदद करती है, उन बैंगल्स की पवित्रता क्या है, सैंक्टिटी यानी कि उन बैंगल्स की होलीनेस क्या है। अनीस जंग हमें बताती है, इट सिंबलाइजेज एन इंडियन वुमन सुहाग, ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज।
ये जो बैंगल्स हैं, ये बैंगल्स सिंबलाइज करती है, निशानी है भारतीय नारी के सुहाग की। सुहाग यानी एक शादी की शुभता। ऑस्पिशियसनेस का मतलब होता है शुभता, मंगल। तो किसी शादी की शुभता को ये रिप्रेजेंट करता है, भारतीय नारी का सुहाग है। ये उसे पता नहीं चलेगा अभी, ये एक दिन उसके ऊपर रियलाइजेशन का बम फटेगा। इट विल डॉन ऑन हर सडनली वन डे, एक दिन सडनली वो रियलाइज कर देगी। डॉन ऑन हर मतलब रियलाइज करना। When her head is draped with a red veil, her hands dyed red with henna, and red bangles rolled onto her wrists. एक दिन वो सडनली ये रियलाइज करेगी, उसके ऊपर ये पहाड़ टूटेगा जब उसके सर पर लाल कलर की चुन्नी लगाई जाएगी, जब उसके हाथ पर लाल कलर की मेहंदी लगाई जाएगी, जब उसे लाल चूड़ियां पहना दी जाएगी उसकी कलाई पर। She will then become a bride, वो दुल्हन बन जाएगी। Like the old woman beside her who became one many years ago. उसी औरत की तरह जो औरत उसके बाजू में बैठी हुई है और कुछ साल पहले वो भी ऐसे ही दुल्हन बनी थी। ये सुहाग की निशानी है, ये चूड़ियां शादी की निशानी है। ये चूड़ियां, वो औरत जो पास में बैठी हुई है वो कितने साल पहले दुल्हन बनी थी और उसने आज भी वो चूड़ियां पहनी हुई है। पर कितनी आयरॉनिक बात है ये कि वो चूड़ियां पहनने के बावजूद वो उन चूड़ियों को देख तक नहीं सकती, उन चूड़ियों को देख भी नहीं सकती है। उस मैरिज को, जिस मैरिज का रिप्रेजेंटेशन, जिस मैरिज को सिंबलाइज करती है वो चूड़ियां, उस मैरिज को वो फील भी नहीं कर सकती है, देख भी नहीं सकती है। She still has bangles on her wrist. हाँ, उसके अभी भी कलाई पर चूड़ियां पहनी हुई है उसने, but no light in her eyes. उसकी आंखों से रोशनी छिन गई है। तो हाँ, उसने वो चूड़ियां जरूर पहनी हुई हैं पर उसकी आंखों में वो रोशनी नहीं है। आपको ऐसा लगता होगा कि इतना कुछ सैक्रिफाइस ये लोग करते हैं तो कम से कम एक अच्छी जिंदगी तो जीते ही होंगे, इतना पैसा तो कमा ही लेते होंगे कि अपना इलाज खुद करा सके। पूछने पर ये औरत जवाब देती है, एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। ये औरत कहती है, मैंने एक वक्त का मतलब एक मील भी पेट भर के नहीं खाई है, एक मील भी मैंने पेट भर के नहीं खाई है। कभी एक बार भी मैंने पेट भर के खाना नहीं खाया अपने पूरे जीवन के अंदर। ये मिला है उसे ये सब कुछ करने का। देश की हर सुहागन के लिए चूड़ियां बनाने का नतीजा क्या ये है उसके लिए? क्या हम लोग इनको बेटर कंडीशंस नहीं प्रोवाइड कर सकते? या हम इनके लिए आवाज नहीं उठा सकते? क्या ये लोग इसी तरीके से हमारे लिए चूड़ियां बनाते रहेंगे और खुद की आंखें गंवाते रहेंगे? क्या इन्हें इतना पैसा भी नहीं हम दे पा रहे हैं कि ये एक वक्त शेर भर पेट भर खाना खा पाए? इन अ वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय, उसकी आंखों में, उसकी आवाज में कोई खुशी नहीं है। She has not enjoyed even one full meal in her entire lifetime. That's what she has reaped. और ये मिला है उसे। reaped का मतलब है फल जो आपको मिला है। तो क्या ये फल मिला है उसे ये सब कुछ करने का? ये मिला है उसे नतीजा। Her husband, an old man with a flowing beard, says, और उसका पति एक बड़ी लंबी सी दाढ़ी लेकर कहता है, I know nothing except bangles. All I have done is make a house for the family to live in. मुझे कुछ नहीं आता है बैंगल्स बनाने के सिवा। मैं जो कर पाया हूं वो ये है कि मैं एक घर बना पाया हूं मेरे परिवार के रहने के लिए। मेरे परिवार के रहने के लिए बस मैं एक घर बना पाया हूं, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं आता। जब इस इंसान की ये बात सुनते हैं तो बात सुनकर ऐसा लगता है कि न जाने कितने सारे ऐसे लोग हैं जो अपने परिवार के लिए घर तक नहीं बना सकते। न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो सड़कों पे सोते हैं, फुटपाथ पे सोते हैं, जिनके रहने के लिए घर तक नहीं। तो इस इंसान ने तो शायद लाइफ के अंदर बहुत कुछ अचीव कर लिया यार, बहुत कुछ अचीव कर लिया। इसको सुनकर ऐसा लगता है
During game, one wonders if he has achieved what many have failed in their lifetime. उसे सुनकर ऐसा लगता है कि शायद उसने ऐसा कुछ अचीव कर लिया है जो लोग अपने पूरे जीवन काल के अंदर नहीं कर पाते. ऑप्टिमिज्म है यहाँ पे. He has a roof over his head. कम से कम उसके सर पर एक छत तो है. The cry of not having money to do anything except carry on the business of making bangles, not even enough to eat, rings in every home. आपको हर घर से ये चीखें उठती हुई नजर आएंगी. चीखें कि उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो बैंगल मेकिंग के सिवाय कुछ कर सके, कि वो एक ऐसे जाल में फंस गए हैं कि अगर वो बैंगल मेकिंग करते हैं तो वो अपनी आंखें गवा देते हैं, पैसा भी नहीं कमा पाते. और अगर वो बैंगल मेकिंग के सिवाय कुछ करते हैं तो उनके पास उतना पैसा ही नहीं है वो करने का. आपको ये दर्द की चीखें हर घर के अंदर सुनाई देगी. फिरोजाबाद हर घर यही गुजारिश कर रहा है कि कोई तो उन्हें इस पूरे वेब से, इस जाल से निकाले. द यंग मैन, आपको लग रहा है कि ये देश जो है वो यूथ चलाएगा. हाँ बिल्कुल, इस देश का यूथ चलाएगा. पर वो यूथ कैसे चलाएगा इस देश को, जिस यूथ को हम लोग उसके पावर में आने से पहले ही, उसका 100% देने से पहले ही, उसके एक्ट करने से पहले ही हैंडीकैप कर देते हैं. यहाँ पे जो यंग मैन है, they echo the lament of their elders. lament का मतलब होता है कंप्लेन्स. उनके एल्डर्स जिस चीज में फंसे हुए थे, उनके एल्डर्स की जो कंप्लेन्स है वही कंप्लेन्स इन यंग मैन की भी है. ये यूथ वही एको यानी कि रिपीट कर रहा है, उन्हीं कंप्लेन्स को रिपीट कर रहा है. दैट मीन्स कुछ नहीं बदला है. अगर दादाजी किसी कंडीशन के अंदर रहे हुए थे तो पिताजी भी उसी कंडीशन के अंदर है, और अब बेटा भी उसी कंडीशन में है और अपने बेटे को भी उसी के लिए तैयार करेगा. कोई जेनरेशन नहीं बदल रही है. देयर इज नो डिफरेंस. दुनिया आगे चलती जा रही है पर यहां पर कुछ नहीं बदल रहा है. क्यों? लिटिल हैज मूव्ड विद टाइम इट सीम्स इन फिरोजाबाद. इतने डेवलपमेंट के बावजूद फिरोजाबाद के अंदर डेवलपमेंट ने क्यों नहीं कदम रखा है? ऐसा इसके लिए है बिकॉज years of mind-numbing toil have killed all initiative and the ability to dream. इतने साल, mind-numbing का मतलब होता है बोरिंग, toil का मतलब होता है हार्ड वर्क. इतने साल एक ही एक चीज दोहराने से, एक ही चीज को रिपीट करने से, मेहनत करने से पहल करना ही उन्होंने छोड़ दिया. उनकी जो एबिलिटी है ड्रीम करने की, वही जा चुकी है. वो अब ड्रीम भी नहीं कर पा रहे हैं, वो सपने ही नहीं देखना चाहते हैं, वो बस ऐसे ही चलते रहना चाहते हैं. उनकी ड्रीम, उनके सपने सब कुछ उनसे छीन लिए गए हैं. अब उनके अंदर इतना इनिशिएटिव नहीं बचा, इतना कह सकते हैं हिम्मत नहीं बचा है कि वो पहल करें. ऐसे में हम सबके दिमाग में एक सवाल आता है कि वो अपना कुछ क्यों नहीं स्टार्ट कर देते, क्यों नहीं अपना कोई बिजनेस खोल लेते जिससे उन्हें पैसा भी मिलेगा और वो कंडीशंस भी सुधार पाएंगे, जिससे शायद बाकी सारे लोग बेटर कंडीशंस में काम करेंगे और शायद आईसाइट्स कभी उनकी जाएंगी ही नहीं. ऐसा ही सवाल अनीश जिन के दिमाग में आया और उन्होंने पूछा, Why not organize yourselves into a cooperative? I ask a group of young men who have fallen into the vicious circle of middlemen who trap their fathers and forefathers. मैंने यहाँ पर कुछ नौजवानों से पूछा कि तुम अपने आप को कोऑपरेटिव्स के अंदर क्यों नहीं कन्वर्ट कर लेते हो. अब ये कोऑपरेटिव क्या होता है आपको बता देती हूँ. जैसे आपने अमूल का नाम सुना होगा, तो अमूल कैसे शुरू हुआ आपको बताती हूँ कि सबसे पहले क्या था. मान लीजिए एक डेयरी फार्मर है, उसके घर में एक गाय है और वो अपने घर के कंजम्पशन के लिए कुछ दूध रखता है और बाकी का दूध बेचना चाहता है, पर उसके पास में 1 किलो 2 किलो दूध ही बचता है जिसे बेच के वो ज्यादा पैसे कमा पाएगा नहीं. ये एक डेयरी फार्मर की कहानी है. अगर ऐसे ही और भी डेयरी फार्मर्स यहाँ पर इस फार्मर के साथ जुट जाएं और एक ऐसा पूल बनाएं जिसके अंदर इनका जितना भी बचा हुआ दूध है वो दूध ये लाकर रख रहे हैं
डिपॉजिट कर रहे हैं। तो अब वैसे तो इंडिविजुअली इनका हो सकता है 1 किलो 2 किलो ही बचेगा जिससे वो ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे, बट अगर ये सारे लोग मिल जाएं तो इस पूल के अंदर न जाने कितने लीटर दूध जो है वो इकट्ठा हो जाएगा, जिसे शायद वो फिर डायरेक्टली कंज्यूमर्स के अंदर बेच पाएंगे। वो डायरेक्टली कंज्यूमर्स के अंदर बेच पाएंगे, क्योंकि 1 किलो से शायद वो एक बिजनेस शुरू नहीं कर सकते थे। अब सारे लोग मिलकर यहाँ पर ये इकट्ठा कर रहे हैं तो अब वो बिजनेस शुरू कर सकते हैं और डायरेक्टली आसपास के गांव में कंज्यूमर्स को वो ये दूध बेच सकते हैं। इसे कहते हैं कोऑपरेटिव, जो कि अमूल है, आपने देखा हमारे देश का सबसे बड़ा कोऑपरेटिव। अब यहाँ पर यही सजेशन जो है इन लोगों को भी दिया गया है कि क्यों ना तुम भी कोऑपरेटिव में कन्वर्ट हो जाओ। दैट मीन्स तुम लोग भी जो बैंगल्स बनाते हो उन्हें एक साथ पूल करके और फिर डायरेक्टली कंज्यूमर्स को बेचो। ना बीच के अंदर बिचौलिए आएंगे, मिडिलमैन आएंगे, और ना ही तुमसे तुम्हारा प्रॉफिट छीना जाएगा। असल में बात यह है कि ये लोग इतनी ज्यादा मेहनत करते हैं और इतनी मेहनत करने के बाद में एग्जाम्पल के तौर पे बता देती हूँ, मान लो 5 रुपए के अंदर ये अपनी चूड़ियां बेच देते हैं। जिस इंसान को बेचते हैं वो 10 रुपए में उसे आगे बेच देता है, फिर वो इंसान हो सकता है किसी को 100 रुपए में वो बेच देता होगा। मॉल्स के अंदर वही चूड़ियां 200 रुपए में मिलती है और किसी ब्रांड का ठप्पा लग जाए तो वही चूड़ियां 1000 रुपए में भी मिल जाती है। अब ये जो 1000 रुपए है, ये 1000 रुपए हमारे चूड़ियां बनाने वाले बैंगल मेकर्स तक नहीं पहुंचते, उन्हें तो उसके 5 रुपए ही मिलते हैं। अगर ये बीच के बिचौलिए खत्म हो जाएं, अगर ये बीच के जितने मिडिलमैन हैं ये खत्म हो जाएं, तो वो डायरेक्टली इन चूड़ियों को सेल कर पाएंगे, वो डायरेक्टली इस प्रॉफिट को कमा पाएंगे। ये बात वो भी समझते हैं, ऐसा नहीं है वो समझते नहीं है, ये बात वो भी समझते हैं। ये वो लोग हैं जिनसे अनीश जंग जिनसे बात करिए, वो लोग हैं जो कि विशियस यानी कि इविल सर्कल में फंस गए हैं इन बिचौलियों के। और ये बात वो समझते हैं क्योंकि उनको पता है कि उनके फादर्स को, उनके फोर फादर्स को, उनके एंसेस्टर्स को इन बिचौलियों ने इसी विशियस सर्कल के अंदर ट्रैप किया हुआ है। पर वो पता है क्या जवाब देते हैं? Even if we get organized, we are the ones who will be hauled up by the police, beaten and dragged to jail for doing something illegal. अगर हम ऐसा कुछ करेंगे तो हमें पुलिस घसीट के लेकर जाएगी, मारेगी और हमें जेल में बंद कर देगी, और न जाने कौन सी धारा हम पर लगा दी जाएगी कि हमने कुछ तो इल्लीगल कर दिया है। ये पूरे का पूरे मैटर में ये पुलिस का सहारा भी नहीं ले सकते क्योंकि पुलिस भी मिली हुई है। देयर इज नो लीडर अमंग देम, और उनके बीच में कोई भी लीडर नहीं है। नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली। कोई ऐसा नहीं है जो आकर उन्हें नई परसेप्शन दे, नया पर्सपेक्टिव दे, सिखाए कि अरे ऐसा नहीं है, तुम ये कर सकते हो, तुम वो कर सकते हो। कोई नहीं है इनमें से, ऐसा कोई भी ऐसा नहीं है। देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर, और वो थक चुके हैं, वो इतना थक चुके हैं जितना शायद उनके बड़े बुजुर्ग थके हुए थे। उनमें हिम्मत नहीं है लड़ाई करने की, उनमें नहीं इतना जज्बा है, इतनी हिम्मत है कि वो लड़ाई कर सके, आवाज उठा सके। They talk endlessly in a spiral. जब वो बात करते हैं तो एक स्पाइरल, एक जाल के अंदर बात करते हैं जिसकी शुरुआत होती है पावर्टी से लेकर अपैथी तक, ग्रीड से लेकर इनजस्टिस तक। उनकी बातों के अंदर गरीबी झलकती है, लैक ऑफ इमोशंस झलकता है, उनकी बातों के अंदर लोगों का लालच झलकता है, वो इनजस्टिस झलकती है जो उनके साथ की जा रही है। उनसे बात कर कर आप केवल एक ही चीज का अंदाजा लगा सकते हो। लिसनिंग टू देम आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड। एक ही चीज का अंदाजा लगा सकते हो कि यहाँ पर दो दुनिया है। एक दुनिया उसकी जो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, और एक दुनिया उनकी जो एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। वन ऑफ द फैमिली, उस परिवार की दुनिया है जो कि फंस गया है, कॉट इन अ वेब ऑफ पॉवर्टी, गरीबी के जाल में फंस गया है, बर्डन्ड बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट।
कास्ट का ठप्पा लगा दिया गया है कि तुम बैंगल मेकर्स की कास्ट से हो, तुम्हें बैंगल मेकर्स ही करना पड़ेगी, बैंगल मेकिंग ही करनी पड़ेगी क्योंकि तुम उसी कास्ट में पैदा हुए हो। तो एक तरफ एक्सप्लॉइटर, एक तरफ जो एक्सप्लॉइटेड लोग हैं वो देखने को मिल रहे हैं, जिनके ऊपर जो फंस गए हैं गरीबी के जाल के अंदर, उनके ऊपर कास्ट का ठप्पा लगा दिया गया है, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। The other is a vicious circle. दूसरा एक evil circle है जिसमें साहूकार से लेकर पॉलिटिशियंस तक एक एक इंसान मिला हुआ है। From sahukars, the middlemen, the policemen, the keepers of law, the bureaucrats, the politicians, पूरा सिस्टम खराब है। एक साहूकार से लेकर पॉलिटिशियंस तक सारे लोग इस एक्सप्लॉइटेशन का हिस्सा है। सारे के सारे लोग मिलकर इन बच्चों को, इन लोगों को एक्सप्लॉइट किए जा रहे हैं। इस सारे लोगों ने मिलकर एक बोझ डाल दिया है एक छोटे बच्चे के कंधों पर, जिस बोझ को वो नीचे रख भी नहीं सकता। और इससे पहले कि उसे ये पता चले कि वो क्या है, उसके साथ क्या हो रहा है, उसके परिवार के साथ क्या हो रहा है, वो नेचुरली इसे एक्सेप्ट कर लेता है जैसे कि उसके पिता ने किया। उसका उसका कर्म, उसका डेस्टिनी है ये। टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड द बैगेज ऑन द चाइल्ड। सबने मिलकर उस बच्चे के कंधों पर बोझ डाल दिया है दैट ही कैन नॉट पुट डाउन, और वो बच्चा उस बोझ को नीचे नहीं रख सकता है। बिफोर ही इज अवेयर, जब तक उसे पता चलता है कि उसके कंधों पर वो बोझ है, जब तक उसे पता चलता है कि ये गरीबी, ये स्टिग्मा, ये एक्सप्लॉइटेशन, ये सब कुछ उसके कंधों पर है, तब तक he accepts it as naturally as his father. वो अपने पिता की तरह ही उसे एक्सेप्ट कर लेता है। To do anything else would mean to death. और करे भी तो क्या, कोई और ऑप्शन ही नहीं है। कुछ और करने का मतलब है हिम्मत करना, और हिम्मत करना उनकी परवरिश में है ही नहीं। हिम्मत तो वो कर ही नहीं सकते। एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप। उसे नहीं सिखाया जाता है हिम्मत कर। तो जब ऑथर इस हिम्मत की एक झलक को मुकेश के अंदर देखती है, तो इस झलक को देखकर खुश हो जाती है। When I sense a flash of it in Mukesh, I am cheered. जब मैं इस हिम्मत को मुकेश के अंदर देखती हूँ तो मैं खुश हो जाती हूँ। I want to be a motor mechanic, मुकेश कहता है। और मुकेश से जब पूछा जाता है, अच्छा कैसे बनेगा बता तू मोटर मैकेनिक, कहता है मैं गैराज जाऊंगा और सीखूंगा, मैं गैराज जाऊंगा और वहां पर सीखूंगा। और अगर ये पूछते हैं बट द गैराज इज लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, तेरे घर से गैराज तो बहुत दूर है, फुल डिटर्मिनेशन के साथ कहता है आई विल वॉक, तो मैं पैदल चल के चला जाऊंगा। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन? देखो बच्चों, क्या होता है, कभी कभी आपके सपने आपके खुद के नहीं किसी और के होते हैं, और ऐसे में आप अपने सपनों से बड़े ही इजीली भटक जाते हैं। पर जब आप अपने सपने खुद देखते हैं तो कोई भी चीज आपको उन सपनों से भटका नहीं सकती। ऐसा ही कुछ यहां पर है। जब मुकेश को टेस्ट किया गया ये पूछ के कि तू प्लेन भी उड़ाएगा क्या, तो मुकेश ने जवाब दिया नो। ही सेज स्टेयरिंग एट द ग्राउंड, नीचे देखकर कहता है नहीं, मैं प्लेन नहीं उड़ाऊंगा। वो बहुत ज्यादा दृढ़ है, वो बहुत ज्यादा फर्म है अपने ड्रीम को लेकर मोटर मैकेनिक बनने के, कि वो पायलट नहीं बनना चाहता है। कितना पैसा हो नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन स्मॉल ममर, उसके इस छोटे से घुसफुसाहट में देयर इज एन एम्बैरसमेंट, एक शर्म है दैट हैज नॉट येट टर्न्ड इनटू रिग्रेट, जो अभी पछतावे में नहीं बदली है। हम अगर कुछ करना चाहते हैं और लोग क्या कहेंगे, कैसे करेंगे, मुमकिन होगा नहीं होगा, इन सारी चीज़ों को जब सोचते रहते हैं और शायद उसे नहीं करते, तो हम सिर्फ एक पछतावे से घिर जाते हैं। एंड ट्रस्ट में, पछतावे से बुरा इस दुनिया में कुछ नहीं है।
आप एक ऐसे पछतावे से घिर जाते हो कि अरे यार काश मैं वो कर लेता तो आज शायद मेरी जिंदगी कुछ और होती। हम ऐसी चीजें सोचते हैं। मुकेश अभी उस पछतावे तक आया नहीं है क्योंकि वो लड़ने के लिए तैयार है, वो फाइट करने के लिए तैयार है, उसमें हिम्मत है। He is content to dream of cars that he sees hurtling down the streets of his town. वो फिक्स कर चुका है अपने दिमाग में कि वो सिर्फ और सिर्फ कार के सपने देखता है जो उसे अपनी गलियों के अंदर, टाउन की गलियों के अंदर ब्रूम ब्रूम करती हुई दिखती है। तो ये सारे के सारे कार जो हर्टलिंग का मतलब होता है चलती हुई इधर उधर गुजरती हुई दिखती हैं। क्यों? क्योंकि फ्यू एयरप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद। कुछ चंद एयरप्लेन्स ही तो हैं जो फिरोजाबाद के ऊपर से गुजरते हैं। दैट मीन्स फिरोजाबाद अभी डेवलप नहीं है। फिरोजाबाद के लोगों को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है और ये तो सिर्फ एक कहानी है, एक एंगल है, न जाने इसके और कितने पहलू हैं। दैट्स इट फॉर द चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग। मैं आपके लिए कुछ स्पेशल क्लासेस भी लगाती हूँ जो कि एब्सोल्युटली फ्री होते हैं अनअकैडमी पे। अभी स्पेशल क्लासेस में संभव महोत्सव चल रहा है। दैट मीन्स अब CBSE 2024 बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लेकर आना है संभव। वहां पर हम आपको सारे चैप्टर्स करवा रहे हैं जो चैप्टर्स आपको मदद करेंगे आपके UTs एंड PTs भी क्रैक करने के लिए, एब्सोल्युटली फ्री। मैंने ऑलरेडी लास्ट लेसन और लॉस्ट स्प्रिंग वहां कंप्लीट करा दिया है एंड आई एम येट टू कंप्लीट माय मदर एट 66, द थर्ड लेवल एंड सो ऑन। तो आप मेरी फ्री क्लासेस यानी कि स्पेशल क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो अनअकैडमी की प्रीमियम फील के साथ में। जस्ट डाउनलोड द अनअकैडमी ऐप और मेरे क्लासेस के अंदर आ जाओ, मुझे फॉलो कर लो, नीचे मेरा प्रोफाइल का लिंक गिवन है। इसके साथ में अगर आपको मुझसे पढ़ना और मेरे साथ पढ़ना सीखना अच्छा लगता है और आप सिर्फ मेरा कोर्स लेना चाहते हैं तो आप मेरा बैच भी ले सकते हैं जहां पर हम पूरे के पूरे साल इंग्लिश पढ़ने वाले हैं 2023-2024 के लिए। यहां पर पूरे साल आपको मंडे टू फ्राइडे लाइव क्लासेस देखने को मिलेंगी और मंडे टू फ्राइडे हम क्या करने वाले हैं, हर चैप्टर को कवर करेंगे डेप्थ में, क्वेश्चंस करेंगे, MCQs करेंगे, आपसे डाउट्स पूछेंगे, आपके डाउट्स क्लियर करेंगे, हम वाइवास करेंगे, प्रोजेक्ट्स डिस्कस करेंगे, ओरल टेस्ट लेंगे, न जाने और क्या क्या हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। आपको एक्सक्लूसिव नोट्स मिलने वाले हैं। मतलब आपका 90% काम मैं करूंगी, आपको केवल 10% करना है और वो ये है कि आपको क्लासेस में रेगुलरली आना है और एग्जाम में लिख के आना है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि अभी कुछ आपका मिस हो गया है बिकॉज ये बैच 15 मार्च से शुरू हो गया है, तो डोंट थिंक अबाउट इट, क्योंकि मैं 23 अप्रैल से इसे रीस्टार्ट कर रही हूँ और 23 अप्रैल से आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं नए बैच के अंदर भी, जिसके लिए आप अभी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं बिकॉज अभी अभी मैंने द टाइगर किंग जो है वो शुरू कर दिया है, तो आप वो भी देख सकते हैं, नया भी देख सकते हैं, सबके लिए ओपन है। ठीक है, ये जो बैच है इसका प्राइस 1750 है, 1750 है, जिसका मतलब है 146 रुपीज से भी कम एक महीने का, एक महीने का 146 रुपीज लगभग। ठीक है, अब इसमें मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि आपको मिलेगा एक स्पेशल डिस्काउंट अगर आप मेरा कोड SDC18 अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर आपको मिनिमम 10% डिस्काउंट मिलेगा और मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा जब अनअकैडमी कोई ऑफर्स लेकर आएगा, तो इस कोड को कहीं पर लिख लीजिए ताकि से आप इसे अप्लाई कर सकें। SDC18 मेरा कोड है जिसमें यहाँ पे आपका 10% लेस हो जाएगा इमीडिएटली जब आप इस कोड को अप्लाई कर देंगे, तो ये अमाउंट और कम आ जाएगा। ठीक है, अगर आप मेरे ही तरह बाकी टीचर्स के साथ भी पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा PCB का बैच ले सकते हैं जिसका प्राइस है 4499 पूरे साल का। सारे प्रीमियम फीचर्स, आपके फेवरेट एजुकेटर्स, सारी चीजें आप डाउनलोड कर सकते हैं, लाइव क्लासेस, डाउट क्लियरिंग, एवरी अदर फीचर जो अनअकैडमी लेकर आ रहा है सब आपको यहाँ पर मिल रहा है। ऐसा ही बैच जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं PCMB के लिए जिसका प्राइस है 4999।
ऐसा ही हमने एक बैच लेकर आया है PCM के लिए, जिसका प्राइस है 4499। ये सारे के सारे बैचेस पे आपके मैम का स्पेशल डिस्काउंट कोड SDC18 चलेगा। तो SDC18 अप्लाई कर दो, आपको मिनिमम 10% डिस्काउंट तुरंत मिल जाएगा और आप अपने कॉइन्स को यूज करके फर्दर डिस्काउंट ले सकते हो। और जब ऑफर्स चल रहे होते हैं तो मैक्सिमम डिस्काउंट भी आपको यहाँ से मिलेगा। इसी तरीके से अगर आप कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज से हैं और मेरे इंग्लिश क्लासेस इस चैनल पे फॉलो करते हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के लिए भी हमारे पास ऐसे ही बैचेस अवेलेबल हैं जो काफी अफोर्डेबल प्राइसेस के अंदर आ रहे हैं, जिसमें आप साल भर पढ़ सकते हैं प्रीमियम फीचर्स के साथ में। तो जल्दी से SDC18 लगा लीजिए और आ जाइए अनअकैडमी प्लस में। दैट्स प्रीटी मच इट। मैं ऐसे ही और वीडियोस आपके लिए लेकर आऊंगी यहाँ पर इस बैच के अंदर YouTube पे। तो YouTube को चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपने यहाँ तक इस वीडियो को देखा है, थैंक यू सो मच। मुझे कमेंट डाउन करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि फिरोज़ाबाद बदल गया है या जो कहानी फिरोज़ाबाद की उस टाइम पर अनीस जंग ने लिखी थी वो आज भी सेम है। I will see you in the next one.